लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजनीति विज्ञान अभ्यास सीरीज में हम लोग राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और चलते चलते हम लोग राज्य के 5वें भाग में आज 77 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। हमारा आज का पहला सवाल है, एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं परोपकारी राज्य, फासीवादी राज्य, पूंजीवादी राज्य या फिर कल्याणकारी राज्य। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि कल्याणकारी राज्य। आप जानते हैं कि कल्याणकारी राज्य की मुख्य विशेषता होती है सामाजिक दृष्टि से लाभकारी सेवाओं को निष्पादित करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है, इस मत का प्रतिपादक कौन है? आपके विकल्प हैं हॉब्स, विकल्प बी है कार्ल मार्क्स, सी नेपोलियन और डी हिटलर। सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, कार्ल मार्क्स। आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार माना है। सामाजिक जीवन के विकास क्रम में जब परस्पर हित रखने वाले वर्गों का अस्तित्व होता है, तब प्रभुत्व संपन्न वर्ग अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए राज्य मूर्त बनाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कल्याणकारी राज्य का नहीं है? आपके विकल्प हैं वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, प्राकृतिक विपदा के समय मदद देना और डी है श्रमिक संघ आंदोलन को प्रोत्साहन देना। सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, यानी कि श्रमिक संघ आंदोलन को प्रोत्साहन देना। यह लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य नहीं है। राज्य का जो कल्याणकारी राज्य है उसका मुख्य आदर्श राज्य में सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना और असक्षमों और निर्बलों को सुरक्षा प्रदान करना है। श्रमिक संघ का प्रोत्साहन कल्याणकारी राज्य की विशेषता न होकर के श्रमिक संघवाद, श्रेणी संघवाद की विशेषता होता है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं करता? वंश संबंध की, धर्म की, ईश्वरीय इच्छा शक्ति की या फिर विकास की? तो विकल्प आपका इसमें सी सही होगा, ईश्वरीय इच्छा शक्ति की। राज्य का ऐतिहासिक सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के विकास में सहायक तत्व जो हैं वो हैं मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना। ईश्वरीय इच्छा शक्ति जो है वो विकासवादी सिद्धांत का कोई तत्व नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, राजनैतिक जागरूकता को राज्य की उत्पत्ति में सहायक किसने ठहराया है? सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या समाज वैज्ञानिक? जवाब होगा विकल्प सी, विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत राज्य के विकास को लंबी प्रक्रिया का एक परिणाम मानता है और राज्य के विकास में धार्मिक तत्व, बल, रक्त संबंध, राजनीतिक चेतना इत्यादि घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह सिद्धांत सभी सिद्धांतों का संश्लिष्ट रूप है और सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत यही होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, लोक कल्याणकारी राज्य का विचार किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रतीत होती है? स्वतंत्रता के, समाजवाद, पूंजीवाद या फिर उपयोगितावाद? सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप गतिशीलता का क्षेत्र विस्तृत हो गया, पारस्परिक सामाजिक और आर्थिक ढांचा छिन्न भिन्न हो गया। ऐसी परिस्थितियों में योग्यता और परिश्रम पर मानवीय संबंध परिभाषित होने लगा और व्यक्ति समाज में गुमनाम होने लगा।
ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया स्वरूप कल्याणकारी राज्य का उद्भव होने लगा, जिसमें सामाजिक सेवाओं और सुरक्षा हेतु राज्य के अधिकाधिक हस्तक्षेप की उपेक्षा की गई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, किसके विचारों में संप्रभुता के दार्शनिक विचार की झलक मिलती है? आपके विकल्प हैं रूसो, विकल्प बी है बर्क, सी कांट और डी लेनिन। तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प ए यानी कि रूसो। आधुनिक काल में संप्रभुता के दार्शनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम रूसो ने प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य में सर्वोच्च शक्ति जनता है। यह सिद्धांत ही आधुनिक प्रजातंत्र का आधार बना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, लोक कल्याणकारी राज्य को किनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए? गरीबों की, मध्यम वर्ग की, बहुमत की या फिर बिना किसी भेदभाव के सभी की? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विचारकों में से मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक कौन था? हेनरी मैन, मॉर्गन, मॉन्टेस्क्यू या फिर गिलक्राइस्ट? आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि मॉर्गन। मॉर्गन, मैक्लेनान, जेंग्स ये सभी कैसे हैं? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की सबसे प्राचीन इकाई पैतृक परिवार न होकर मातृक परिवार थी और उत्तराधिकार माता के ही नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर लें कि मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं। मॉर्गन हैं, मैक्लेनान हैं, वैसोफन हैं और जेंग्स हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, राज्य का लोप हो जाएगा यह किसने कहा था? प्लेटो, हीगल, मार्क्स या फिर गांधी जी? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, कार्ल मार्क्स ने कहा था राज्य का लोप हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। जब तक वर्ग रहेंगे तब तक राज्य रहेगा। समाजवाद की अंतिम अवस्था में कोई वर्ग नहीं होगा और एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के रूप में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और अंत में राज्य का लोप हो जाएगा, ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, विकासवादी सिद्धांत किसकी मान्यता पर आधारित हैं? मानव स्वभाव, शक्ति, क्रमिक विकास या धर्म? सही जवाब होगा क्रमिक विकास। विकल्प संख्या सी आपका इसमें सही हो जाएगा। विकासवादी सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल देता है। पहला, राज्य निर्मित नहीं हुआ बल्कि विकास का परिणाम है, और दूसरा, राज्य के विकास में एक नहीं बल्कि अनेक घटकों ने भूमिका निभाई है। इन घटकों में रक्त संबंध, धर्म शक्ति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक चेतना महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विचारकों में से पितृसत्तात्मक का समर्थक कौन था? सर हेनरी मैन, जेंग्स, मैकाइवर और वुडरो विल्सन? तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प ए, सर हेनरी मैन। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, पितृ प्रधान सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक अरस्तु था। उसके अनुसार सबसे पहला समूह कुटुंब था और इस सिद्धांत को 19वीं शताब्दी में सर हेनरी मैन ने पुनः प्रतिपादित किया। तो मैन के अनुसार यानी कि हेनरी मैन के अनुसार कुटुंब सबसे पहला सामाजिक संगठन था। फ्रांसीसी विचारक डिग्विट ने भी पैतृक सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? जीडीएच कोल, ऑटो गियरके, हॉब्स और लास्की? तो विकल्प आपका इसमें सी सही होगा, हॉब्स। बहुलवादी सिद्धांत का जन्मदाता
मेटलैंड को माना जाता है। इसके अलावा गियरके, लास्की, बार्कर, लिंडसे, कोल इत्यादि ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। ऑस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लोकप्रिय संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता या फिर वास्तविक संप्रभुता? तो सही जवाब होगा वैधानिक संप्रभुता, विकल्प संख्या बी। प्रभुसत्ता के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या ऑस्टिन ने वैधानिक या विधि शास्त्रीय ढंग से अपनी पुस्तक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में किया है। उसके अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय या किसी राज्य में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथों में सर्वोच्च और परम सत्ता होती है, जिसकी इच्छा राज्य का कानून होती है, और प्रभुसत्ताधारी की इस शक्ति को वैधानिक रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित और विश्वस्त है? बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। विकल्प आपके हैं राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या फिर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इसके अनुसार राज्य न तो कोई दैवी संस्था है, न बल प्रयोग का परिणाम है, न ऐसा साधन जिसे मनुष्यों ने सोच विचार कर और मिलजुल कर एक साथ बना डाला हो। यह विभिन्न तत्वों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ, जिनमें स्वजन समूह, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना की विशेष भूमिका रही है। अनेक विचारकों ने ऐतिहासिक और मानव वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर इन सभी तत्वों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए राज्य की उत्पत्ति का अलग अलग ऐतिहासिक विवरण दिया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक कल्याणकारी संगठन है, आवश्यक बुराई है, शोषण का हथियार है, आवश्यक रूप से सकारात्मक है। तो बहुत आसान सा सवाल है ये। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प सी, शोषण का हथियार है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शासन का उपकरण है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का उपकरण माना जाता है इसको। यह उस व्यवस्था की उत्पत्ति है जो वर्गों के बीच संघर्ष को संयत करके इस दमन को वैध और स्थायी बनाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य तत्व नहीं है? राज्य संप्रभु है, राज्य वैधानिक प्रक्रिया में एक अभ्यास है, राज्य शासन का एक यंत्र है, या राज्य एक सीमावर्ती संगठन नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या डी, यानी कि राज्य एक सीमावर्ती संगठन नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें विलोबी की, तो विलोबी ने कहा था कि राज्य के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, जनता का सामाजिक दृष्टि से एकता में आबद्ध संप्रदाय या समाज। दूसरा, एक राजनीतिक व्यवस्था जिसे सरकार या शासन तंत्र कहा जाता है और जिसमें पदाधिकारी प्रशासन कार्यों के लिए हों। तीसरा, उन नियम विधानों का लिखित या अलिखित संकलन जो शासनाधिकारियों के कर्तव्यों और अधिकारों की सीमाएं निर्धारित करती हों। तो ऐसे में विलोबी के अनुसार जनता, शासन तंत्र और संविधान राज्य के 3 तत्व होते हैं, और गार्नर ने राज्य के 4 तत्व बताए थे, जिसमें से जनसंख्या, भूखंड, शासन तंत्र और संप्रभुता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि किसका मत है कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। आंसर होगा इसका मैकाइवर, विकल्प संख्या ए।
मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए ये तर्क दिया है कि राज्य कानून का पिता और शिशु दोनों है। यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है, परंतु राज्य का संवैधानिक कानून राज्य के ऊपर है जिसका यह अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। यह किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है? तो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है, ये कहा था अरस्तू ने। विकल्प आपका बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महानता प्रदान की व्यक्ति को, राज्य को, समुदाय को या राजा को? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि राज्य को यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महानता प्रदान किया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है? आपके विकल्प इसमें दिए गए हैं, कांट, बोसांके, ग्रीन और रूसो। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि टी.एच. ग्रीन। अंग्रेज उदारवादी विचारक ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयों जैसे कि अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया और इस प्रकार उसने कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। किसने कहा कि राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है? आपके विकल्प हैं ए ब्लंडसली, बी हीगल, सी बर्गेस और डी लीकॉक। तो सही जवाब आपका होगा विकल्प ए, यानी कि ब्लंडसली। ब्लंडसली ने कहा था कि राज्य किसी निश्चित भूमि प्रदेशों के निवासियों का अपना राजनीतिक रूप में संगठन है। ध्यान रखिएगा, ब्लंडसली ने इसको राजनीतिक रूप में संगठित लोगों का समूह माना है। बर्गेस ने लिखा है कि मानव जीवों का एक अंश जो इकाई माना जाता है राज्य कहलाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? आसान सवाल है, आंसर इसका हो जाएगा बी, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और प्रभुसत्ता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था? हॉब्स, रूसो, बेंथम या जे.एस. मिल? तो आंसर हो जाएगा हॉब्स। विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाएगा। हॉब्स का संप्रभु शासन और प्रशासन के सभी क्षेत्र में सर्वोच्च और निरंकुश है। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा असीमित संप्रभुता की धारणा है। ऐसे में राज्य के समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है? तो बहुत आसान सा सवाल है, कई बार आपसे पूछा गया है। इसका जवाब आपको हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि हीगल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकल्प बी आपका सही होगा, प्लेटो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने राज्य को अत्यधिक महत्ता प्रदान किया है? विकल्प आपके हैं गांधी, बाकुनिन, हीगल और सेंट ऑगस्टिन। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि हीगल। हीगल के अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है, ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। अब इससे आगे कोई विकास नहीं है। राज्य नागरिकों से बलिदान की अपेक्षा कर सकता है। उसने राज्य के बारे में कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है। तो यहाँ पर आपको ये भी जानना आवश्यक है कि हीगल जो है एक उग्र आदर्शवादी विचारक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो यह स्टेटमेंट है व्यक्तिवादियों का। विकल्प आपका ए सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किस में पाए जाते हैं? आपके विकल्प हैं ए रक्त संबंध, धर्म युद्ध और राजनीतिक चेतना। अगला विकल्प है युद्ध, प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समादेश।
तीसरा है राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते और राजनीतिक नेतृत्व। और चौथा है रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म और अराजकता। तो सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। और यह विकल्प जो आपको दिया गया है, बहुत सारे सवालों की व्याख्या में आपने इस चीज़ को सुना होगा, समझा होगा। तो आसान सवाल है, टफ सवाल इसको नहीं कहा जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना है। राज्य का विकास किसी एक तत्व से नहीं हुआ, बल्कि जैसे कि गैटेल ने कहा है कि रक्त संबंध, धर्म और सुरक्षा एवं व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया, जिससे राज्य का विकास हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? विकल्प आपके हैं राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, हित समूहीकरण और राजनीतिक संचरण। तो सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प बी, राजनीतिक विकास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन राजनीति शास्त्र के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? आपके विकल्प दिए गए हैं संगठनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, व्यवस्था उपागम, संगठनात्मक उपागम या फिर व्यवहारवादी उपागम। तो सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि संगठनात्मक उपागम, इंस्टीट्यूशनल इसको कहा जाता है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। परंपरागत पद्धतियों में केवल संस्थात्मक पद्धति ऐसी है जो राजनीति को दर्शन शास्त्र, इतिहास या कानून का उपाश्रित न मानते हुए इसके स्वाधीन अस्तित्व को मान्यता देता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। किसके विचार में राज्य की छोटी परिधि सामाजिक विकास में व्यवधान बन जाती है? सिले, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले या जेलिनेक। तो सही जवाब होगा विकल्प बी, लॉर्ड एक्टन ने इस बात को कहा था। क्या कहा था? कि राज्य की छोटी परिधि सामाजिक विकास में व्यवधान बन जाती हैं। लॉर्ड एक्टन ने एक राष्ट्रीय राज्य को बहुराष्ट्रीय राज्य से कम प्रगतिशील माना। उसमें मानव की स्थिति कूपमंडूक जैसी रहती है, समाज की उन्नति रुक जाती है और राष्ट्रों की अवस्था उन लोगों जैसी हो जाती है जिन्होंने अपने साथियों का संपर्क त्याग दिया हो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 है, राजनीति समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है। राजनीति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लॉसवेल, रॉबर्ट या चार्ल्स मैरियम। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, डेविड ईस्टन के द्वारा। डेविड ईस्टन ने कैटलिन और लॉसवेल के प्रतिपादन की कमियों को दूर करने के प्रयास से अपना एक अलग विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजनीति शास्त्र राजनीतिक समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है। तो ऐसे में डेविड ईस्टन ने संघर्ष पर बल न देकर मूल्यों के निर्धारण को राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु माना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का, समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का या फिर व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। तो ये किसका संश्लेषण माना जाता है? तो उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण माना जाता है। किसको? कल्याणकारी राज्य को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। राज्य को सकारात्मक रूप से प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबरदस्ती वाले सेवा कार्य करने चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये कथन है, आपके विकल्प दिए गए हैं हेयक, फ्रायडमैन, नॉजिक या मार्क्यूज। तो सही जवाब होगा हेयक। विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाएगा। हेयक ने कहा कि राज्य को सकारात्मक रूप से प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबरदस्ती वाले सेवा कार्य करने चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों को सृजनात्मक और निषेधात्मक में विभक्त किया है? विकल्प हैं हाबहाउस, मैक्सी, जेएस मिल और एडम स्मिथ।
सही जवाब होगा जेएस मिल, विकल्प संख्या सी। राज्य के कार्यों को जेएस मिल ने निषेधात्मक और सृजनात्मक रूपों में विभाजित किया। जेएस मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देते हुए यह मत रखा कि राज्य को सामान्य तौर पर व्यक्तियों की गतिविधियों में न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। मैकाइवर के अनुसार राज्य के कार्य क्या होने चाहिए? तो आपको यहाँ पर विकल्प के अनुसार जब आप देखेंगे तो मैकाइवर के अनुसार राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, तो होता है व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण और विकास नियंत्रण। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए। मैकाइवर की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न स्टेट और उसमें उन्होंने कहा राज्य के विकास और कार्यों के बारे में बतलाया। उसने राज्य के कार्य के अंतर्गत व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण और विकास को रखा है। इसके विपरीत मैकाइवर ने कुछ ऐसे कार्यों का भी वर्णन किया जो राज्य को नहीं करने चाहिए। इसमें विचारों, नैतिकता, रीति रिवाजों और फैशन पर नियंत्रण प्रमुख हैं। इसने कहा था कि राज्य को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। राज्य का कार्य नैतिकता की अभिवृद्धि करना नहीं है परंतु सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह कथन किसका है? नव प्रत्ययवादियों का, फासीवादियों का, उपयोगितावादियों का या फिर अराजकतावादियों का? सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि नव प्रत्ययवादियों का। नव प्रत्ययवादियों में अगर विचारकों की बात करें तो उसमें हीगल है, टीएच ग्रीन है और बोसांके। स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए टीएच ग्रीन ने कहा कि राज्य का कार्य नैतिकता की अभिवृद्धि करना नहीं लेकिन सज्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना होता है। आप इतना ही ध्यान रखें कि ग्रीन ने कहा था बाधाओं को दूर करना राज्य का कार्य है, तो उसी के आधार पर आप बाकी के स्टेटमेंट इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है निम्नलिखित में से मैकाइवर के बहुलवादी प्रभुता के विषय में कौन सा एक ठीक है? आपके विकल्प हैं राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है, राज्य कानून के अधीन नहीं बल्कि कानून से श्रेष्ठ है, राज्य प्रभुता का एकमात्र अधिकारी है और डी राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है। तो सही जवाब हो जाएगा बहुलवादी प्रभुता के विषय में कि राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है। मैकाइवर कहता है कि कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल एक नए वाक्य को जोड़ देता है और पुराने वाक्यों को इधर उधर काट देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य के द्वारा कभी नहीं लिखा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दिया है राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संयोजकता ठीक है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। राज्य एक नैतिक व्यवस्था है, ये दिया है रोमन, तो क्या ये सही है? दूसरा है राज्य एक कानूनी व्यवस्था है, इसको दिया है मध्यांतर युग। और तीसरा है राज्य एक दैवीय व्यवस्था है, इसको दिया है यूनानी युग। और तीसरा है राज्य एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, यह आधुनिक युग है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या डी, यानी कि राज्य एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। इसको मैच करवाएंगे तो ये क्या हो जाता है आधुनिक युग में ठीक ठीक संयोजकता इसकी मिल जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। निरपेक्ष राज्य का मतलब ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को महत्ता प्रदान न करके सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करने पर बल देता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक प्रभुसत्ता की सही प्रकृति का प्रतिपादक है? आपके विकल्प हैं
प्रभुसत्ता जिसके पास आज्ञा मनवाने का कानूनी अधिकार है। दूसरा है प्रभुसत्ता जिसकी संपूर्ण शक्ति लोगों में निहित है। तीसरा है प्रभुसत्ता जिसका वास्तविक रूप में आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। और चौथा है प्रभुसत्ता जो असीम और संपूर्ण हो। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि प्रभुसत्ता जिसका वास्तविक रूप में आदेश लोगों द्वारा माना जाता हो। वास्तविक प्रभुसत्ता की सही प्रकृति का प्रतिपादक है प्रभुसत्ता जिसका वास्तविक रूप में आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रभुसत्ताधारी जब न्याय या नैतिकता का पालन करता है तो वह स्वयं यह निर्णय करता है कि न्याय क्या है। वह उचित अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, किसी दूसरे के निर्देश से नहीं करता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, राज्य के उद्भव के दैवी सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। तो दैवी सिद्धांत जो होता है, विकल्प सी में आप देखिए, दैवी सिद्धांत जो होता है वो ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है, उसका मानना ये होता है। राज्य की उत्पत्ति का यह यानी कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया। राज्य मानवीय संस्था न होकर एक दैवीय संस्था है। मनुष्य जाति के हित और कल्याण के लिए ईश्वर ने राज्य को जन्म दिया है। ईश्वर ने उन व्यक्तियों को जन्म दिया है जो इस जगत में उसकी सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, समकालीन युग में प्रभुसत्ता की प्रकृति है निर्बाध, सापेक्ष, कानूनी या औपचारिक। सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि सापेक्ष। बहुलवाद के अनुसार राज्य न सर्वशक्तिमान है और न ही सर्वव्यापी है। यह अन्य संघों में कुछ श्रेष्ठ व्यवस्था है, इसलिए राज्य की प्रभुसत्ता का स्वरूप सापेक्ष होना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा विकल्प संख्या ए, यानी कि समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र कम है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय क्या है। तो राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय क्या है। विकल्प आपके हैं सरकार का समुदायों पर नियंत्रण, संसद का समुदायों पर नियंत्रण, समुदायों की स्वायत्तता, या फिर डी है लोगों का सरकार पर नियंत्रण। तो राजनीतिक बहुलवाद का मतलब होता है समुदायों की स्वायत्तता, यानी विकल्प संख्या आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए। यह स्टेटमेंट किस राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। मार्क्सवाद से संबंधित है, उदारवाद से संबंधित है, गांधीवाद से संबंधित है, या फिर फासीवाद से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा यह उदारवाद से संबंधित है, यानी विकल्प बी आपका सही होगा। प्रारंभिक उदारवाद का राज्य संबंधी दृष्टिकोण व्यक्तिवाद पर आधारित था। इसका मानना था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार व्यक्ति है और संपूर्ण सामाजिक विकास निर्बाध व्यक्तिगत उपक्रम पर निर्भर करता है। उदारवाद का उद्देश्य व्यक्ति को उन सभी मनमर्जी और स्वेच्छाचारी शक्तियों, विशेषकर राज्य की मनमानी शक्ति से मुक्त करवाना था जो व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं थी। और इस संदर्भ में उदारवाद ने व्यक्ति के अधिकार की धारणा का प्रतिपादन किया। उदारवाद ने अपने राज्य संबंधी सिद्धांत का निर्माण व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में किया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य के कार्यों का भाग नहीं है। विकल्प आपके हैं जीवन स्तर का उन्नयन करना, श्रम कानून बनाना, सामाजिक न्याय प्रदान करना, या धार्मिक मान्यताओं को प्रोत्साहन देना। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, धार्मिक मान्यताओं को प्रोत्साहन देना। ये क्या है, राज्य के कार्यों का भाग नहीं है। अब कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य अगर देखें
तो इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य, तो इसमें होता है आंतरिक सुव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था, कृषि, उद्योग और व्यापार का नियमन और विकास, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य, सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य, समाज सुधार, आमोद प्रमोद की सुविधाएं, ये सभी काम ऐसे हैं जो एक कल्याणकारी राज्य से किए जाने की उम्मीद की जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, बेरोजगारी समाप्त करना कार्य नहीं है पुलिस राज्य का, समाजवादी राज्य का, कल्याणकारी राज्य का, या इनमें से कोई नहीं। तो बेरोजगारी को समाप्त करना पुलिस राज्य का कार्य नहीं होता है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें निर्धारित किया गया है कि वे सबके सब भारतीय राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ही हैं। राज्य के निम्नलिखित बातों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। कौन कौन सी वो बातें हैं? प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन, बच्चों और नवयुवकों की शोषण से और नैतिक व भौतिक पतन से रक्षा करना, सबको शिक्षा प्रदान करना, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और किसी कारण से जीविका कमाने में अगर वो असमर्थ हैं तो सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास, सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा इत्यादि को शामिल किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है किस पर? समानता के प्रति प्रतिबद्धता, कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर, सामाजिक न्याय के आदर्श पर, या इन सभी पर? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, इन सभी पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर सबल के नियंत्रण का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से यह वक्तव्य संबंधित है? शक्ति सिद्धांत से। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा शक्ति सिद्धांत, विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, किसका विश्वास है कि राज्य का कार्य बाधाओं के लिए बाधक बनना है? तो आंसर हो जाएगा आपका टीएच ग्रीन, विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन समाज विज्ञानों में अभिजन सिद्धांत से संबंधित है? तो विकल्प आपको दिया गया है पैरेटो, मिचेल्स, मोस्का, ये सभी। तो सही जवाब हो जाएगा इन सभी को। इसमें आपको बता दें कि पैरेटो, मोस्का, मैक्स वेबर, मिचेल्स ये सभी ऐसे हैं जिन्होंने अभिजन वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन किया। वह लोकतंत्र के रूप में सामान्य धारणा के विरुद्ध नहीं है। उनका मौलिक और मुख्य शत्रु समाजवाद, विशेषतया मार्क्सवादी समाजवादी हैं। अभिजन धारणा के प्रतिपादन में इन सभी लेखकों का उद्देश्य ही यथार्थवादी विज्ञान का सृजन करके मार्क्सवादी समाज का खंडन करना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है, यानी विकल्प आपका इसमें ए सही हो जाएगा। उदारवाद व्यक्ति को साध्य और राज्य या समाज को साधन मानता है। उदारवादियों का मानना है कि संस्थाएं, सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की संस्थाएं व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति संस्थाओं के लिए नहीं हैं। टीएच ग्रीन का स्पष्ट मत है कि राज्य नैतिकता उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु वह उसके मार्ग को अवश्य प्रशस्त कर सकता है। राज्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के मार्ग में बाधा प्रस्तुत करके उसके मार्ग को प्रशस्त कर सकता है और इसे प्रशस्त करना भी चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शास्त्रीय उदारवाद समर्थक हैं ऐसे राज्य का जो मात्र चौकीदार हो, व्यक्तिवाद का, कल्याणवाद का, या फिर खुले बाजार का? तो यहाँ पर आपको कोड की सहायता से अपना सही आंसर देना है। तो विकल्प आपका इसमें 1, 2 और 4 यानी कि डी वाला सही होगा। 1, 2 और 4। तो कल्याणवाद का समर्थन ये नहीं करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55,
अहस्तक्षेप यानी कि लेसेस फेयर की नीति राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? विदेश नीति से, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति या फिर धार्मिक नीति? सही जवाब होगा विकल्प बी, आर्थिक नीति से संबंधित है। परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद, लेसेस फेयर या अहस्तक्षेप या यथेच्छाचारिता की नीति में विश्वास करता है। इसकी धारणा है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह स्वयं अपने हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है। यह व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहता है। एडम स्मिथ का कहना है कि वाणिज्य और उद्योग यदि निजी साहसिक उपक्रम पर छोड़ दिए जाएं तो अधिक समृद्ध होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, कल्याणकारी राज्य आधारित है किस पर? तो ये आधारित है राज्य की अधिकतम भूमिका पर, यानी कि विकल्प इसमें आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, एक समाजवादी राज्य समर्थन करता है किस बात का? तो उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण का, यानी विकल्प इसमें आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से जुड़ा हुआ नहीं है? तो उदारवाद से कौन नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प दिया गया है वो है सत्तावाद, उपयोगितावाद, इच्छा स्वातंत्र्यवाद या व्यक्तिवाद। तो सही जवाब हो जाएगा सत्तावाद, यानी कि विकल्प संख्या ए। उपयोगितावाद जो है वो व्यक्तिवाद और इच्छा स्वातंत्र्यवाद तीनों ही उदारवाद से जुड़े हैं। समकालीन उदारवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और अहस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराने के लिए नए आधार प्रस्तुत करते हैं, उन्हें स्वेच्छातंत्रवाद और नव उदारवाद की श्रेणी में रखा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित विचारों में से कार्ल मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। विकल्प आपके हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक पद्धति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि द्वंद्वात्मक पद्धति को। कार्ल मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार लिया, लेकिन मार्क्स ने प्रेरक शक्ति बदल दी है। उसने इसे आत्मा या विश्वात्मा से अलग करके स्वयं पदार्थ के भीतर स्थापित किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया? आपके विकल्प हैं रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना या राजनीतिक दल। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी आपका राजनीतिक दल। ये सवाल रिपीट भी हो रहा है हमारे टेस्ट पेपर में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य उपभोग करता है अबाध शक्तियों का, सीमित शक्तियों का, किसी शक्ति का नहीं, ईश्वर से अधिक शक्तियों का। सही जवाब हो जाएगा अबाध शक्तियों का, यानी कि विकल्प ए आपका सही होगा। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार राज्य की स्थापना स्वयं ईश्वर या किसी अन्य दैवी शक्ति द्वारा होती है और वही उस पर शासन करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति के विकास का सिद्धांत विश्वास करता है कि किस पर विश्वास करता है? कि समाज विकास के अनेक सोपानों से होकर गुजरा है। तो विकल्प आपका इसमें ए सही हो जाएगा। और वो सोपान कौन कौन से थे, भूमिका कौन कौन सी थी? तो जैसे रक्त संबंध, धर्म है, बल है, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चेतना, तो ये सब इसके क्रमिक विकास के चरण हैं अलग अलग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, सामाजिक समझौता सिद्धांत ने किसके विकास में सहयोग किया है? तो आधुनिक सरकार, शक्तियों के पृथक्करण, संप्रभुता की आधुनिक धारणा या फिर राज्य के तिरोहीकरण में। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, यानी कि आधुनिक सरकार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा गया है कि एक साम्यवादी राज्य समर्थन नहीं करता है। किसका नहीं करता है? मुक्त आर्थिक प्रतियोगिता का, उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण का, वर्ग संघर्ष का या राज्य की समाप्ति का।
तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि वर्ग संघर्ष का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, एक कल्याणकारी राज्य किस पर आधारित होता है? तो आंसर इसमें हो जाएगा, इसका विकल्प आप ध्यान से पढ़ेंगे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबिंबित करता है एक कल्याणकारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है कल्याणकारी राज्य, यानी कि विकल्प आपका इसमें बी सही हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना है, और जब राज्य का कार्य क्षेत्र ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बंधन अपने आप लग जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, समाजवादी राज्य किसको महत्व देता है? आपके विकल्प हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो समाजवादी राज्य जो है वो महत्व किसको देता है? आर्थिक स्वतंत्रता को, यानी विकल्प बी आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए साधन है, स्वयं साधन है, आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य है, न साधन है और न ही साध्य। तो सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ए, किसी के लिए, किसी साध्य के लिए साधन है, यानी कि ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है किसी साध्य के लिए एक साधन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि अराजकतावाद जो है वो राज्य को एक बुराई मानता है। तो अराजकतावाद राज्य को न एक अनावश्यक बुराई मानता है, अराजकतावाद राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानता है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि राज्य एक बुराई है, तो अराजकतावाद क्या मानता है? राज्य एक अनावश्यक बुराई है, क्योंकि यह व्यक्तियों का किसी प्रकार का हित साधन नहीं करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, मानव विज्ञानीय और समाजशास्त्रीय तथ्यों को ध्यान में रखकर किसने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? विकल्प आपके हैं मैकाइवर, रूसो, हीगल या फिर लास्की। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि मैकाइवर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70, यह किसकी मान्यता है कि राज्य के निर्माण का आधार उपयोगिता है, न कि संविदा? आपके विकल्प हैं ह्यूम, टी.एच. ग्रीन, लास्की या बोसांके। तो सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि ह्यूम। ह्यूम की मान्यता है कि राज्य के निर्माण का आधार उपयोगिता है, न कि संविदा। उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रवर्तक सामान्यतः ह्यूम को माना जाता है, यद्यपि इस शब्द का निर्माण उन्होंने नहीं किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71, इसमें आपको दो सूचियां दिया गया है, तो सूचियों को मिलाने के बाद आप देखेंगे तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। और इसमें हम आपको बतला देते हैं, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो रॉबर्ट फिल्मर के साथ मैच करवाएंगे। इसके बाद शक्ति का सिद्धांत नित्से के साथ, सामाजिक समझौता का सिद्धांत जे रूसो के साथ, पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन के साथ और विकासवादी सिद्धांत बर्गेस के साथ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72, इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य शक्ति है इसलिए उसे चुनौती मत दो बल्कि उसकी पूजा करो, यह किसने कहा था? तो विकल्प आपके दिए गए हैं वान ट्राटस्की, मैकियावली, हीगल या ओपेनहाइमर। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि ओपेनहाइमर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, विकासवादी सिद्धांत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपके जो विकल्प दिए गए हैं हीगल, स्पिनोजा, मुसोलिनी या फिर बर्नार्ड बोसांके।
तो आंसर आपका हो जाएगा ए हीगल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। राज्य चट्टान से या शाहबलूत से नहीं पैदा होता, यह तो बनता है उन मनुष्यों के चरित्रों से जो कि उनमें निवास करते हैं। यह कथन किसका है? विकल्प आपके हैं अरस्तु, प्लेटो, रूसो, हीगल। तो सही जवाब हो जाएगा प्लेटो। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 76। राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, यह किसका मत है? मैकाइवर, लास्की, कोकर या फिर हॉलैंड। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए यानी कि मैकाइवर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77 और आज के इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल कि राज्य एवं समाज एक समान है, यह किसने कहा था? और आपके विकल्प हैं बर्क, लास्की, बार्कर और फाइनर। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि बार्कर। तो ये था आपके लिए 77 क्वेश्चन जो राज्य के 5वें वीडियो में हम लोगों ने बात किया है। तो यहाँ पर आपको करीब 277 सवाल मिल चुके हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे राज्य से संबंधित तकरीबन 600 क्वेश्चंस की। और इसमें जो क्रम में हमारा टॉपिक आएगा वो अगला टॉपिक होगा हमारा संप्रभुता। तो संप्रभुता से जुड़ी हुई हर बातों को आप एक बार नोट्स से, जो क्लास में आपने पढ़ा होगा नोट्स और चार्ट से, उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप इस अभ्यास सीरीज में जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।